दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे समास के बारे में। देखिए समास को मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, बहुत विस्तार में चर्चा करने वाला हूं। समास में तत्पुरुष समास के बारे में आपको बता चुका हूं और आज की क्लास में दोस्तों कर्मधारय और द्विगु समास पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि कर्मधारय और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास की भेद माने जाते हैं। जिस तरह से तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसी तरह से यहां भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं भेद का भी भेद बताने वाला हूं, यानी कर्मधारय समास के कौन कौन से भेद होते हैं उन वैरायटी के बारे में चर्चा करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कुछ सवाल जैसे आप पढ़ते हो दही बड़ा, दही बड़ा में आप कहते हैं तत्पुरुष समास, लेकिन आज एक ऐसा फार्मूला दूंगा जब दही बड़ा में यानी दही में डूबा हुआ बड़ा और आप कहोगे यहां कर्मधारय समास है। और कैसे? क्योंकि मध्यम पदलोपी है। इसके पहले हमने जो है पदलोपी में हमने तत्पुरुष समास में भी देखा था, लेकिन अब जब हम कर्मधारय करेंगे तो आप हमसे कहोगे सर एक ही सवाल का दो जवाब कैसे? सर तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा, दोनों में से क्या किया जाए? ठीक है, तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि बेटा मैं आपसे सवाल दे रहा हूं दशानन में कौन सा सवाल है। कुछ बच्चों ने कहा 10 हैं आनंद जिसके रावण को कहा जाता है सर बहुब्रीहि समास है। दूसरे बच्चे ने कहा 10 हैं आनंद जिसके सर पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास है, द्विगु समास होगा यहां पे। तब आप क्या करोगे? अब क्या किया जाए? अब द्विगु को माना जाए या बहुब्रीहि को माना जाए? सर दोनों सही उत्तर हैं। अब परीक्षा में देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, उसी तरह से आज के सवाल में दोस्तों दही बड़ा में तत्पुरुष समास के साथ साथ आज कर्मधारय समास भी आएगा और तब आप कहोगे सर अब क्या किया जाए? कन्यादान में आपने तत्पुरुष समास पढ़ा था, कन्या का दान तत्संबंध तत्पुरुष समास, और आज पढ़ोगे कि कन्यादान में ही कर्मधारय समास होता है। क्यों सर आप इतना परेशान क्यों कर रहे हैं आज? ठीक है, अरे ऐसे ही पुलिस बन जाओगे क्या? अरे समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। भैया परेशान कर रहा हूं, मेरा काम है परेशान करना। मैं अगर कठिन चीज नहीं लेकर आऊंगा, मैं अगर नई चीज नहीं लेकर आऊंगा, आप कैसे आओगे यूट्यूब पर? आप कैसे आओगे नितिन सर की पाठशाला में? बताओ। तो नितिन सर का तो काम है कि ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ कर लाएं। अगर जब जब आपके मन में अहंकार बढ़ेगा कि हिंदी में हमने सब कुछ सीख लिया है, तब तब आपको विश्राम लेना पड़ेगा। नितिन सर की क्लास में कुछ नया मिलेगा और उससे टकराना पड़ेगा। आपको समय समय पर परीक्षा देनी पड़ेगी और यह साबित करना पड़ेगा कि वाकई आप तैयार हो चुके हैं एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, जहां पर आप सभी सवाल सही करेंगे। ठीक है, तो आइए कॉपी कलम लेके बैठिए, सही करने का प्रयास करिए। 10 20 दो भी सवाल सही होता है, कम से कम उतना तो सही होगा। प्रयास करिए, प्रयास करना बुरा बात नहीं है। प्रयास करेंगे, फिर गलतियां होंगी, गलतियों को सुधारेंगे तो और जल्दी याद होगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए दिमाग खराब करना शुरू करते हैं और अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा तो माफी मांगता हूं पहले ही, नाराज मत होइएगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज मैं करने वाला हूं आपको। हालांकि कंफ्यूजन में डालूंगा नहीं, कंफ्यूज करूंगा भी खुद से और कंफ्यूजन से बाहर भी खुद ही निकालूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच 0 से लेकर एडवांस लेवल की आपकी तैयारी कराते हैं। कई सारे बच्चों के मन में होगा सर इतनी अच्छी क्लास यूट्यूब पे चल रही है तो फिर इस बैच को क्यों ज्वाइन करें? बेशक आपका सोचना भी सही है। तो दोस्तों ये बैच उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका नंबर 100 में 100 आए। 50 सवाल अगर परीक्षा में पूछा जा रहा तो 50 में 50 सही होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है, ये ऐसे बच्चों के लिए नहीं जिनको पास करना। पास करने के लिए और पास से बेहतर करने के लिए हमारे पास स्टडी 91 प्लेटफॉर्म है, जहां हिंदी में हमको डर भय नहीं रहता है। ठीक है, ऐसा आपका मानना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं तो कहूंगा ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा मत देखिए। और फाउंडेशन बैच दोस्तों अलग अलग विषय के लिए भी आ चुके हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं कर्मधारय समास से। किससे शुरुआत करेंगे? हम अपनी कर्मधारय समास से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मधारय समास ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। क्या दोस्तों? यह तत्पुरुष का भेद माना जाता है। और तत्पुरुष समास में हमेशा क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद की प्रधानता होती है। क्या होती है दोस्तों? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस प्रकार एक तथ्य तो यहां पर समझ में आ गया कि कर्मधारय समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, ये तो पहचान वाली बात है। लेकिन दोस्तों यहां पूर्व पद की बात कर रहा, पूर्व पद लिख रहा विशेषण होता है, यानी पहला पद अगर विशेषण कहीं दिख जाए तो दोस्तों वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे सवाल देता है नील कमल, या सवाल देता है नील गगन, या सवाल देता है नील गाय। ठीक है, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, नीला समास विग्रह बता रहा हूं दोस्तों, नीला है जो कमल, यह हो गया नील कमल। और यहां पर दोस्तों समास कौन सा होता है? तो याद रखिएगा यह कर्मधारय समास है। क्या दोस्तों? यहां पर कर्मधारय समास होता है, जरा इसे आप ध्यान रखिएगा। यही सवाल पूछता है, समास पूछ करके विग्रह पूछता है। तो चाहे नील कमल दे दे, चाहे नील गगन दे दे, चाहे नील गाय दे दे। नील गगन मतलब हो जाता है नीला है गगन यानी आकाश जो, उसे नील गगन कहते हैं। नीली है गाय जो,
यानी नील गाय हो जाती है। इस तरह से होता है समास विग्रह, ठीक है। सद्भावना, तो सद माने होता है दोस्तों, सद को सत लिखा जाता है और सत माना होता है अच्छा या अच्छी, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छी भावना है जो, अच्छी भावना है जो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे सद्भावना कहते हैं। और यहां भी उत्तर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। परमात्मा का क्या हो जाता है दोस्तों, परम है आत्मा जो, परम है आत्मा जो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। और जवाब आपका क्या हो जाता है दोस्तों, पुनः कर्मधारय समास आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, परम है जो आत्मा या परम है आत्मा जो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे महान है जो देव, महान है जो देव या फिर देवता, उसे महादेव कहते हैं, ठीक है। श्वेतांबर का क्या हो जाता है दोस्तों, श्वेत है जो अंबर, श्वेत माने क्या होता है, सफेद, श्वेत का तात्पर्य क्या है, सफेद, तो सफेद है जो अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंबर वस्त्र को कहा जाता है, तो सफेद है जो वस्त्र, यहां पर भी क्या हो जाता है दोस्तों, यह भी आपका कर्मधारय समासी हो जाएगा। इसी प्रकार से महोत्सव का क्या हो जाता है, महान है जो उत्सव, महोत्सव का क्या हो जाएगा, महान है जो उत्सव, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, महोत्सव कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहां भी क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। तो कभी भी इन शब्दों को देखिए ना, तो याद रखेगा यहां पर पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण होता है जो विशेषता के लिए उपयोग किया गया है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा दूसरा पद विशेषण होता है तो भी दोस्तों क्या होता है, कर्मधारय समासी होता है। याद रखेंगे, दूसरा पद अगर विशेषण हो जाए तो भी आपका उत्तर क्या आता है दोस्तों, कर्मधारय समासी उत्तर होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या ये कथन सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे लिखा पुरुषोत्तम, तो याद रखेगा यहां उत्तम है, बाद का पद है, तो याद रखेगा पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषों में उत्तम है जो, उसकी बात हो रहा है, तो याद रखिएगा यहां भी कर्मधारय समास होता है। मुनिवर में क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए मुनियों में श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ है जो, श्रेष्ठ का मतलब यहां पर वर से है, श्रेष्ठ है जो, उसे कहते हैं दोस्तों मुनिवर, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से भी हो जाता है, यहां भी कर्मधारय होता है। नराधम का क्या हो जाता है दोस्तों, नर माने होता है व्यक्ति, नर का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों, नर मतलब व्यक्तियों या व्यक्ति में अधम या नर में अधम है जो, अधम का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति का हो उसे अधम कहा जाता है, ठीक है। राम कृपाल दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, जैसे राम कृपाल दे देता है, जैसे शिव कृपाल दे देता है, ठीक है। राम कृपाल या राम कृपा, तो ये भी याद रखेगा, तो इसका बनेगा दोस्तों कृपालु है जो राम, क्या बनता है, इसका समास विग्रह पीछे से बनता है, कृपालु है जो राम, याद रखे बनता है। इसी तरह से राम दीन, याद रखेगा दीन है जो राम, ठीक है, दीन है जो राम, ठीक है, याद रखेगा बनता है। शिव दयाल का क्या बन जाता दोस्तों, तो दयालु है जो शिव, दयालु है जो शिव, याद रखेगा इस तरह से बनता है। कुल मिला जुला के दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इन सभी में उत्तर क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास है। इन सभी में कौन सा जवाब होगा दोस्तों, ये कर्मधारय समास ही होगा, चाहे आप कोई सा भी देख लो दोस्तों, इन सभी में क्या उत्तर है, कर्मधारय समास है, इसलिए पहले से आप देखिएगा। तो परीक्षा में कभी भी ये सारे ऑप्शन अगर आप सभी के समक्ष आ रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर छिपा हुआ तथ्य है और ये उत्तर पद विशेषण की वजह से क्या है, ये जो गिने जाते हैं कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं तो भी दोस्तों कर्मधारय होता है। याद रखेंगे जब दोनों पद विशेषण होता है तो भी हमें कर्मधारय ही देखने को मिलता है। जरा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है ये समझने का प्रयास करिए। जैसे लिखा है दोस्तों मोटा ताजा, ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों जो मोटा है जो ताजा है, क्या होता है समास विग्रह, जो मोटा है जो ताजा है, जो मोटा है जो ताजा है, क्योंकि यहां पर दोस्तों दोनों पद जो हैं, अब जिनको नहीं पता होगा ना वो समझते हैं मोटा ताजा, वो सोचते हैं कि बीच में डैश लगा और डैश वाला द्वंद्व समास होता है। आप मुद्दे को समझिए, अगर मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा तो आप इसको द्वंद्व समास करेंगे, मानो विश्वास मेरा, ठीक है। या ज्यादातर आप किसी बच्चे से पूछ कर देखो, आप अगर हॉस्टल में रहते हो, जहां कहीं रहते हो, अपने मित्र से ये 4-5 सवाल नोट कर लो, ये पूछ करके देखो आपको लोग क्या बताएंगे दोस्तों। मैं बताऊं आपसे, लोग यही कहेंगे कि इन सवालों में क्या है, इन सवालों में
जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि बीच में डैश लगा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं करना है, आप समझिएगा यहाँ विशेषण उभय की बात कर रहा है। विशेषण उभय मतलब क्या हो जाता है, विशेषण उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो दोनों पद विशेषण है, इसलिए दोस्तों यहाँ अलग हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह होगा जो खट्टा है जो मीठा है, जो खट्टा है जो मीठा है, याद रखेगा ये बनेगा। उसी तरह से भला बुरा का क्या बनेगा दोस्तों, याद रखेगा जो भला है जो बुरा है, जो भला है जो भला है जो बुरा है, ठीक है, ये बनेगा दोस्तों यहाँ पे समास विग्रह। ऊंच नीच का क्या बनेगा, जो ऊंच है जो नीच है, जो ऊंच है जो नीच है, याद रखेगा। इसी तरह से बनता है इसका समास विग्रह, याद रखेगा। श्याम सुंदर का क्या बनेगा, जो श्याम है जो सुंदर है, जो श्याम है जो सुंदर है, जो श्याम है जो सुंदर है, ये बनेगा। इसी तरह से दोस्तों लाल चट्ट का क्या हो जाएगा, लाल चट्ट, याद रखेगा अत्यधिक लाल, लाल चट्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, अत्यधिक लाल। जी हाँ दोस्तों, इसको लाल चट्ट कहते हैं। कुल मिला जुला के समझने वाला तथ्य दोस्तों जो है वो ये है कि इन सभी में याद रखेंगे कर्मधारय समास होता है। क्या होता है दोस्तों, ये कर्मधारय समास होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जिन्हें नहीं पता होगा वो तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, वो तो यहां पर क्या चूज कर सकते हैं, द्वंद्व चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने द्वंद्व चूज किया तो कसम से आप मेरा दिल तोड़ दोगे। ऐसी ऐसी बातें ना, ये सब फिलहाल पेड प्रोग्राम की बातें हैं, लेकिन आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि सर आपने अपनी हिंदी में क्या पढ़ाया है, हम अपने फाउंडेशन बैच पर कैसा काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों मुझे लगा कि यूट्यूब पर एक बार पुनः वापसी की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि नहीं, अभी भी समास में बहुत कुछ ऐसा है जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और आपसे गलतियां हो सकती हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं दोस्तों, इन सभी सवालों में ना आप क्या करेंगे, अगर ये सवाल परीक्षा में आए तो दिमाग में हमेशा द्वंद्व रहेगा। आप पूछ के देखो, आप ये सवाल ना कागज पे लिख के ले जाओ, किसी से पूछो, और अगर उसने द्वंद्व बताया ना, धीरे से चले आना, उसको आगे कुछ मत एक्सप्लेन करना, ठीक है, वापस आ जाना। क्यों, अरे अकेले हंसना भी तो है कि अरे यार हमें पता है कि यहाँ पर कर्मधारय और दूसरों को नहीं पता। नहीं, ऐसा काम मत करना, किसी की बुराई मत चाहिए। अगर आपके मन में भावना होगी अच्छाई करने की ना, तो भगवान है वो हमेशा आपका साथ देगा, ठीक है। तो दूसरों को सजेस्ट करिए कि दूसरे भी आए और पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों, कभी कभी पूर्व पद विशेष से हो जाता है। पूर्व पद मतलब याद रखेगा पहला पद विशेष से क्या हो जाता है दोस्तों, पहला पद क्या हो जाता है, विशेष से हो जाता है। और ऐसे में भी दोस्तों उत्तर क्या आता है, ऐसे में भी उत्तर कर्मधारय ही आता है। जरा इसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे लिखता है दोस्तों धर्म बुद्धि, तो याद रखेगा धर्म बुद्धि को कहा जाता है। देखिए धर्म और बुद्धि ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे में इसका विग्रह आता है धर्म से कि धर्म है जो बुद्धि, धर्म है जो बुद्धि, उसे धर्म बुद्धि कहा जाता है। या जैसे प्रज्ञा चक्षु होता है, ठीक है, तो प्रज्ञा माने होता है दोस्तों ज्ञान और चक्षु माने होता है आंख। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको भी आप यहां लिख सकते हो। और इसको अगर आप देखोगे ना तो ये धर्म विषयक बुद्धि के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, यह धर्म विषयक बुद्धि की बात कर रहा है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों विंध्य पर्वत दे रहा है, तो विंध्य पर्वत क्या हो जाएगा, तो विंध्य नामक पर्वत, ठीक है, विंध्य नामक पर्वत। देखिए जो पर्वत विशेष होते हैं ना, ज्यादातर दोस्तों पर्वत विशेष को हम बहुब्रीहि समास मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्वत विशेष को हम क्या मानते हैं दोस्तों, बहुब्रीहि मानते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि करिएगा, और अगर परीक्षा में बहुब्रीहि नहीं दिया है तब क्या करेंगे दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, कि अगर बहुब्रीहि का विकल्प नहीं है तो कर्मधारय समास होगा, ठीक है, कर्मधारय समास होगा, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन अगर विकल्प है तो क्या करेंगे, तब आप बहुब्रीहि करिएगा। कई सारे समास ऐसे होते हैं ना जो बहुब्रीहि में भी आते हैं और कहाँ आते हैं दोस्तों, वो अन्य समास में भी आते हैं। ऐसे में कुछ कर्मधारय में भी आते हैं और आपने तत्पुरुष पढ़ा तो वहां भी आते हैं। मैं आगे दिखाऊंगा आपको एकदम सीधा सीधा, तब आप समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या लिख रहा है सुनिएगा, करा दोस्तों जब पूर्व पद अव्यय होता है ना, पूर्व मतलब पहले का पद जब अव्यय होता है तब भी दोस्तों क्या हो जाता है, यहां पर कौन सा समास आता है देखने को, ये कर्मधारय समास मिलता है। जैसे लिखा अधमरा, तो आधा है मरा, जो आधा मरा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अधमरा कहते हैं। आधा है जो, सॉरी ऐसे नहीं, बंद नहीं रहा सेंटेंस, आधा है
जो मरा हुआ, आधा है जो मरा हुआ, आधा है जो मरा हुआ। याद रखेंगे यहां पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ये कर्मधारय समास है। क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, अधमरा में यही आ जाएगा। सुयोग क्या हो जाएगा, सुयोग दोस्तों सुंदर योग को कहा जाता है। सुयोग किसे कहते हैं, याद रखेगा इसका तात्पर्य सुंदर योग होता है, तो ये भी दोस्तों क्या होता है, कर्मधारय होता है, यहां भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगला लिख रहा है निराशा, तो निर्धन आशा बराबर निराशा होता है, तो निर उपसर्ग लगा और उपसर्ग से मिलकर के ये निराशा बना है, यानी आप इसे कह सकते हैं आशा से रहित। क्या कह सकते हैं, आशा से रहित, निराशा। ठीक है, और यहां भी दोस्तों क्या जवाब होगा, ये सब में दोस्तों कर्मधारय समास होता है। क्यों, क्योंकि यहां पूर्व पद क्या है, अव्यय दिया है, पहला पद अव्यय हो रहा है। जबकि अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों को नहीं पता होगा ना, वो यहां क्या कर सकते हैं, इसे दुर्वचन में कहेंगे। मैं अभी पहले देख लीजिए, दुर्वचन मतलब होता है बुरे वचन। क्या हो जाता है दोस्तों, बुरे वचन। और यहां भी दोस्तों होता है कर्मधारय। देखिए हम लोग कर्मधारय पढ़ रहे हैं, कर्मधारय ही होगा, लेकिन आइए मैं कुछ अन्य चीजें आपको बता दे रहा हूं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है ना कि लोग दोस्तों यहां अधमरा से अध शब्द निकाल सकते हैं और कहेंगे अध क्या है, अव्यय है। सुयोग से सु शब्द निकाल करके कह सकते हैं अव्यय है। निराशा से निर शब्द निकाल करके कहेंगे अव्यय है। दुर्वचन से दुर शब्द निकाल करके कहेंगे अव्यय है। और वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो कहेंगे कि अव्यय है, और वो समझेंगे कि अगर अव्यय है तो अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास उत्तर भी होगा। यही तो है। देखिए मैंने आपसे क्यों कहा शुरू में कि मैं आपका दिमाग खराब कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल ला रहा हूं जहां पर आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो आपने भी सोचा कि ये सब अव्यय हैं, और अव्यय होने की वजह से आपको ये लगा कि इन सभी में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक नोट तैयार करिए कि अगर अव्ययी भाव समास का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, नोट तैयार करिए दोस्तों, यहां पर स्पेशल नोट लिखिए। ठीक है, स्पेशल नोट क्या लिखे दोस्तों कि अगर अव्ययी भाव समास का विकल्प नहीं है, अव्ययी भाव समास का विकल्प नहीं है तो कर्मधारय उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों, कर्मधारय उत्तर होगा। ठीक है, और अगर विकल्प, पहली बात तो विकल्प होगा नहीं, ये कंफर्म है कि कर्मधारय ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रहता है मान लीजिए अव्ययी भाव का ऑप्शन, तो आप कर्मधारय कर लीजिएगा। कर्मधारय नहीं है तो क्या कर देंगे, अव्ययी भाव कर लीजिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि जो अव्यय होते हैं वो सिर्फ अव्ययी भाव में आते हैं। आपको अगर ये चीजें हैं तो आप अपने मित्रों को बता सकते हैं कि भैया अव्ययी भाव वाले पद, कुछ पद को हम कहां रखते हैं, कर्मधारय के अंतर्गत भी रखते हैं, ये भी उनसे आप बता सकते हैं। जी हाँ, इसके कुछ पद आप कर्मधारय के अंतर्गत रखते हैं, आप उनसे ये भी तथ्य आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से दे रहा मध्यम पद लोपी। क्या दे रहा दोस्तों, हमने वैसे पढ़ा था उपपद के बारे में कि कभी भी उपपद का सवाल दे दे या फिर लुप्त पद का सवाल दे दे, लुप्त पद के बारे में पूछ ले तो उपपद और लुप्त पद ये हमने तत्पुरुष में पढ़ा था। कहां पढ़ा था, तत्पुरुष में हमने पढ़ा है, लेकिन हमने कभी मध्यम पद लोपी नहीं पढ़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर हम दही बड़ा की बात करें तो आपने पीछे पढ़ा था कि सर दही बड़ा क्या हो जाता है, ये तत्पुरुष में आता है, लेकिन दोस्तों दही बड़ा को कहीं कहीं किताबों में आप कर्मधारय में भी पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, याद रखिएगा ये अगर आप फार्मूला चेंज करेंगे तो ये मध्यम पद लोपी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मध्यम पद का लोप हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस सवाल में कर्मधारय भी आता है। क्या आता है दोस्तों, कर्मधारय भी आता है, ये आपको ध्यान देना। तो आप कहोगे सर यही सवाल कल की क्लास में आपने कहा कि तत्पुरुष समास है और आज की क्लास में आप कह रहे हैं कि कर्मधारय समास है। जी हां, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके परीक्षा में दोनों में से कोई एक ही विकल्प देगा, कभी दोनों विकल्प नहीं देगा। अगर दोनों विकल्प देता है तो क्या करेंगे, अगर दोनों देता दोस्तों तो इन दोनों में कौन बड़ा है, याद रखेगा कर्मधारय बड़ा है, तब दोस्तों आप कर्मधारय चूज करिएगा, तब तत्पुरुष आप मत चूज करिएगा, कर्मधारय चूज करिएगा, क्योंकि ज्यादा बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह से सर दही बड़ा हो गया तो सर रसगुल्ला का भी हो जाएगा, रस में डूबा हुआ गुल्ला, सर वो भी आपका तत्पुरुष के साथ साथ सर वहां कर्मधारय में भी आता है, बिल्कुल आता है, इस सवाल को भी याद रखेंगे। वायुयान का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वायुयान का हो जाता है वायु में चलने वाला यान।
क्या हो जाता दोस्तों, वायु में चलने वाला यान, इसे क्या कहते हैं, वायुयान कहते हैं। इसी तरह से आपने पढ़ा था खेचर, आकाश में उड़ने वाला खेचर पढ़ा ना, नभचर, आकाश में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा वहां पर भी अलग तो वो दोस्तों तत्पुरुष में पढ़ा था। और उसी तरह की चीजें हमें मध्यम पदलोपी कर्मधारय में भी मिल रही हैं। गीदड़ भभकी क्या होता है दोस्तों, तो गीदड़ जैसी भभकी क्या होता है, गीदड़ जैसी भभकी। जी हाँ दोस्तों, गीदड़ जैसी भभकी को क्या कहा जाता है, गीदड़ भभकी कहा जाता है। तो इसको याद रखेगा। सर कन्यादान भी आपने तत्पुरुष में पढ़ाया था, तो याद रखेगा कन्यादान। जी हाँ, पर्णशाला, पर्ण माने होता पत्ता, क्या होता दोस्तों, पर्ण माने होता पत्ता। तो याद रखेगा पत्ते की शाला मतलब होता है घर, ठीक है, यानी पत्ते का घर। याद रखेंगे पन बिजली, तो पानी द्वारा उत्पन्न बिजली, पन बिजली कहा जाता है, पानी द्वारा उत्पन्न बिजली। जी हाँ दोस्तों, उत्पन्न बिजली। दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में बात याद रखें कि यहां पर आपके पास डबल उत्तर है। एक तो दोस्तों आप इसे तत्पुरुष मानते हैं, बिल्कुल सही है, और दूसरा दोस्तों यहां कर्मधारय होता है, यह भी सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर लेकिन कैसे, सही बताएं सर, पच नहीं रहा है, ठीक है। मत पचे, अगर नहीं पच रहा तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं पचाने के लिए, ठीक है। ये पुदीन हरा है आपके लिए, ठीक है। आइए पुदीन हरा पे बात कर लेते हैं दोस्तों। पुदीन हरा ये लेंगे तो कैसे दोस्तों पच जाएगा, ये बात समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको एक सवाल दिया, दशानन, क्या दे दिया दोस्तों, दशानन। और दशानन का जब आपने समास विग्रह किया तो आपने कहा 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन का मतलब होता है मुख, ठीक है, मुख जिसके। तो दोस्तों 10 हैं आनन जिसके, इस प्रकार से दोस्तों ये 10 जो पहला शब्द लगा है, इसके आधार पर आपने कहा कि यहाँ द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास की पहचान होती है, क्या होता है पहचान, याद रखेगा, प्रथम पद संख्यावाची। क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, और यहां पर ऐसा है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होता है, रावण होता है, याद रखेगा रावण। और रावण की वजह से दोस्तों ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास कहता है कि जब दोनों पद अप्रधान हो जाएं, दोनों पद अप्रधान हो तथा तीसरा पद प्रधान हो, यानी किसी तीसरे का बोध हो, तीसरा पद प्रधान हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसे में आप कहेंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो क्या किया जाए सर, ये दशानन को बहुब्रीहि समास कहा जाए या फिर दशानन को हम जो है द्विगु समास कहें। ऐसे तमाम एग्जाम्पल, आप कहेंगे सर एक तो एग्जाम्पल देख के हीरो समझ रहे हैं क्या अपने आप को, नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए परीक्षा में दे दिया दोस्तों चतुर्मुख, ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को कहा जाता है, या परीक्षा में दे दिया चतुर्भुज, क्या दे दिया, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, ठीक है, ये विष्णु जी को कहा जाता है। तो ऐसे में भी आपके सामने वही समस्या है कि या तो उत्तर क्या होगा, या तो उत्तर द्विगु समास होगा, या तो उत्तर कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे बताइए, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान देना है और समझना है, ठीक है। इसी तरह से सवाल देता है पंजाब, तो 5 आबों वाली भूमि पंजाब को कहा जाता है, और पंजाब में दोस्तों कर्मधारय समास भी होता है, और स्थान विशेष का महत्व होने की वजह से यहां बहुब्रीहि समास भी होता है। ऐसे में ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या किया जाए। अब सर ज़्यादा मत बताइए, हम समझ गए हैं, आप हिंदी के मास्टर हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। हमको खाली सर इतना जानना है कि हम दोनों में से सही उत्तर क्या करें। तो हम कह रहे हैं कि बाप चुनना है, क्या चुनना है, हमें बाप चुनना है। क्या चुनना है कि कौन बाप है, यही चुनना है ना। तो याद रखेगा बाप कौन होता है दोस्तों, बाप हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। कौन होता है, कभी भी किसी की तुलना अगर बहुब्रीहि से कर रहे हैं तो बहुब्रीहि क्या होता है दोस्तों, बाप होता है। जैसे भारत पाकिस्तान में बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, ठीक है। तो भारत बाप है तो बाप रहेगा, पाकिस्तान बेटा है तो बेटा रहेगा। उसी आधार पर यहां पर क्या करेंगे, बाप बाप होता है। तो कर्मधारय बहुब्रीहि में अगर तुलना करेंगे तो उत्तर क्या करेंगे, आपने कहा ना सर हम क्या चूज करें, आप चूज करिए बहुब्रीहि, उत्तर यही सही है। आप इस कंडीशन में पंजाब में सर दोनों दिया तो क्या चूज करें, आप चूज करिए बहुब्रीहि। अगर दो में से चूज करना तो बहुब्रीहि चूज करेगा, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो। मान लीजिए कोई ऐसा दे दिया जिसमें बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, अरे तो उसके बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूं, अभी तो सिखा ही रहा हूं ना। ऐसे में देखिए यहां बहुब्रीहि ऑप्शन नहीं, कर्मधारय तत्पुरुष की बात कर रहा है। तो इनमें जो दे रहा दोस्तों, इसमें ज्यादा बेहतर आंसर क्या है, मैं
एक टिक कर रहा हूं तत्पुरुष पे और 2 टिक कर रहा हूं दोस्तों कर्मधारय पर, तो आप समझ में आ गया होगा बाप कौन, याद रखिएगा बाप कौन है यहां पर, तो याद रखिएगा यहां पर बाप ये है, ठीक है। तो आपको चुनाव करना है बाप का, और बाप कौन है दोस्तों, कर्मधारय। तत्पुरुष का देखिए कर्मधारय का जन्म दोस्तों तत्पुरुष से ही माना गया, लेकिन एग्जामिनर इन सवालों में दोस्तों कर्मधारय को प्रेफरेंस देगा, तत्पुरुष को प्रेफरेंस नहीं देता है। ऐसे में आप तथ्यों को याद रखिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। बाकी जहां नहीं दिया वहां तो सिंपल आपको दोनों याद करके चलना है, क्योंकि इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे दोनों बता दिया, ठीक है। आगे आइए, अगला पढ़िए दोस्तों। कभी कभी क्या होता है पूर्व पद उपमा हो जाता है। पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो जाता है, पहला पद क्या हो जाता है दोस्तों, उपमा हो जाता है। उपमा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, उपमा उपमेय उपमान, ठीक है। तो उपमा मतलब किसी से तुलना करने योग्य बन जाता है। और तब क्या किया जाए दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे लिख दिया घन श्याम, ठीक है, तो घन श्याम का मतलब होता है, घन देखिए बादल को कहा जाता है, श्याम का मतलब काला होता है, तो याद रखेगा घन है श्याम जो, घन 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 है श्याम जो। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब नहीं निकल रहा है, घन है श्याम जो, याद रखिएगा यहां पर मैं आपको मतलब समझा देता हूं। घन कहा जाता है बादल को, बादल यानी बादल के समान की बात किया जा रहा है दोस्तों, उपमा दे रहा है ना, तो यहां बादल की तुलना किससे कर रहा है दोस्तों, श्याम से कर रहा है। श्याम अर्थात क्या, श्याम अर्थात श्री कृष्ण से कर रहा है, ठीक है। श्याम अर्थात किससे कर रहा है, कृष्ण से, क्योंकि श्याम का रंग सांवला है। तो जिस प्रकार श्याम का रंग सांवला है उसी तरह से बादल का रंग भी क्या है, सांवला है, ये कहना चाह रहा है, तभी यहां पर घनश्याम लिख रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है कि समास विग्रह क्या, मुद्दा है कि समास है कौन सा, तो क्या बताएंगे, कर्मधारय समास है, ठीक है। अगर मुद्दा यह है कि कौन सा समास है तो उत्तर क्या बताएंगे, कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, तो याद रखेगा चंद्रमा के समान, अब लिखने की जरूरत नहीं कि चंद्रमा के समान मुख है जो, ठीक है, आप लिख लीजिए, चलिए चंद्रमा के समान है मुख जो। अब खुश हो गए आप, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही समास विग्रह करना तो ऐसे ही कर लीजिए। देखिए हमें तो उत्तर से मतलब है ना, हमें उत्तर से मतलब, और इस पूरे स्लाइड में जितने भी दिए जा रहे हैं दोस्तों ये सब में कर्मधारय समास हैं, सब में एक तरफ से क्या है, कर्मधारय। वज्र दे है, ठीक है, तो याद रखिएगा वज्र क्या हो जाएगा, वज्र दोस्तों कठोर कहा जाता है, ठीक है, वज्र यानी कठोर, वज्र के समान, ठीक है। तो वज्र के समान है देह जो, देह मतलब क्या हो जाता है, शरीर, देह का मतलब क्या हो जाता है, शरीर, तो देह जो, इस तरह से आप इसका कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आपको जैसे समास विग्रह करना हो तोड़ सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। आगे लिख रहा है प्राण प्रिय, तो याद रखेगा प्राण के समान प्रिय है जो, ठीक है, प्रिय प्राण के समान प्रिय है जो, यहां थोड़ा सा हमने उल्टा कर लिया, या प्राण के समान है जो प्रिय, ऐसे भी कर सकते थे, कर लीजिए। लौह पुरुष का क्या हो जाएगा, याद रखेगा लोहे के समान है जो पुरुष, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी तरह से बन गया। इसी तरह से कमल नयन करा दोस्तों, तो कमल के समान है जो नयन, कमल के समान है जो नयन का मतलब होता है आंख, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। कुल मिला जुला के हमें ध्यान क्या देना है मित्रों, हमें ध्यान देना है इन सभी में आपका जवाब क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास है। यही दोस्तों उत्तर है, कर्मधारय समास। चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए, वज्रदेह की, चाहे प्राणप्रिय की, चाहे लौह पुरुष की, चाहे कमल नयन की, चाहे घनश्याम की, याद रखिएगा इन सब चीज़ों में ये जो सवाल दे रहा है इन सब में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अच्छा भूलोगे नहीं ना, मैं एक एक चीज़ें आपको समझाते चल रहा हूँ इत्मीनान से। ये तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं पूर्व पद के बारे में, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें, मैंने आपसे कहा है क्या आप विश्वास करिए, भरोसा करिए, स्टडी 91 पर आप आ चुके हैं तो बेशक यहां से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहां पर बहुत सारी किताबें, और इतनी किताब नहीं और भी कई सारी किताब है। ये तो ट्रायल के रूप में दोस्तों इतनी किताबें लगाएंगे। इस नंबर पे कॉल करिए, संपर्क कर सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं। कई सारे बच्चों का मैसेज आता है सर कॉल उठ नहीं रहा, हो सकता है आप ऑफिस टाइम में कॉल न कर रहे हो, ऐसे में आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपको कॉल हमारी टीम कर लेगी। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, आइए जुड़िए स्टडी 91 के साथ। ये सारी किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वहां से भी आप जाकर ऑर्डर कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप अगर नितिन सर से हिंदी पढ़ते हैं, ऐसे में 5000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं, 500 पेज की मोटी किताब है, आप इसको परचेज करके अपने सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज यहां से समास पढ़ लिया तो प्रैक्टिस चाहिए ना कहीं करने की, वो प्रैक्टिस दोस्तों आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जिस तरह से पूर्व पद उपमा था उसी तरह से उत्तर पद भी उपमा हो सकता है। उत्तर पद का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद, ठीक है। तो बाद का पद भी क्या हो सकता है? उपमा हो सकता है, यानी उसकी भी उपमा दी जा सकती है। अब कैसे उपमा मिलेगा जरा ये समझिएगा कि बाद के पद से उपमा कैसे दी जा सकती है, ठीक है। जैसे लिखा चरण कमल, ठीक है, तो याद रखिएगा कमल रूपी चरण। अब ऐसा नहीं चरण रूपी, चरण के जैसा कमल थोड़े होता है। आप बताओ चरण के जैसा कमल होता है या कमल रूपी चरण होता है? तो क्या कहेंगे दोस्तों? कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कमल के समान है, कमल के समान है जो चरण, ठीक है, ऐसा भगवान का चरण जो कमल के समान है। तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं, या मुखारविंद कर सकते हैं। देखिए अरविंद है, अरविंद किसे कहते हैं दोस्तों? कमल को कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, अरविंद किसे कहते हैं? कमल कहते हैं। वही लिख रहा अरविंद के समान है जो मुख, यानी कमल के समान है जो मुख। तो यहां भी दोस्तों हो जाएगा क्या? ये सब उत्तर पद उपमा आ रहा है, ठीक है। राजर्षि, यहां राजा धन ऋषि होता है, तो याद रखिएगा क्या करेंगे? राजा, ठीक है, नहीं ऋषि के समान है जो राजा, ठीक है। राजा के समान ऋषि नहीं होता है, ऋषि के समान है जो राजा, मतलब ऐसा राजा जो ऋषि के समान है उसे कहा जाता है भवसागर। देखिए भवसागर कहा जाता है, हे भगवान हमें भवसागर से पार कर दो। भवसागर मतलब सागर रूपी संसार, ठीक है। क्या कह सकते हैं? भव संसार को कहा जाता है। तो यहां कह सकते हैं सागर रूपी संसार। ये संसार को ही यहां क्या लिखा है दोस्तों? भव लिखा है, ठीक है। इसको याद रखेगा। विद्याधन, यानी यहां कह सकते हैं विद्या रूपी धन, ठीक है। क्या कह सकते हैं? विद्या रूपी धन, ठीक है, याद रखेंगे। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, क्या कर सकते हैं? अमृत रूपी वचन। देखिए आप चीजों को समझिए, हमेशा नहीं कि यहाँ धन रूपी विद्या, ठीक है, विद्या रूपी धन, ठीक है। अच्छा विद्या रूपी धन होगा या धन रूपी विद्या होगा? दोस्तों इसको सुधारिए, अभी आपने क्या पढ़ा ये गलत हो गया। देखिए अगर आप इसे देखेंगे तो आपने क्या कर दिया दोस्तों? यहां पर गलती हो गया। क्यों? यहां कहा है उत्तर पद प्रधान, और उत्तर पद यानी धन को प्रधान करना है, धन को प्रधान करना। तो यहां उत्तर क्या होगा दोस्तों? धन रूपी विद्या होगा। क्या होगा? धन रूपी विद्या। तो समझना पड़ेगा इस तरह से छोटी छोटी बातें, तब जाकर के आप सही जवाब दे पाएंगे। कुल मिला जुला के उत्तर क्या है दोस्तों? उत्तर है कर्मधारय समास। उत्तर क्या है? उत्तर इस सवाल का है कर्मधारय समास। चाहे जिसमें भी देख लेंगे दोस्तों, ये सभी जगह दोस्तों क्या है? कर्मधारय समास ही आपका जवाब है। इसलिए पहले से तैयार रहिए, पहले से रेडी हो जाइए, गलती मत कीजिएगा। आ रही बात समझ में? सर सच बताएं ना, आज आपने बहुत परेशान किया। आज तो आपने मतलब ऐसा ऐसा सवाल दे दिया ना कि मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो जाए और हम कर ना पाए, ठीक है। देखिए आपके भलाई के लिए दे रहे हैं। अगर मैं कठिन चीज ला रहा हूं और कोई ऐसी चीज ला रहा हूं जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, एक बात बताओ उसमें किसकी भलाई है? आपकी भलाई कि मेरी भलाई है? अरे मैं घिसा पीटा सवाल लेकर आता, आराम से आपको बताता, बढ़िया व्यूज भी आता, चले जाता। इतना रिसर्च करने की क्या जरूरत? आप कल्पना करो ना भाई, यूट्यूब की क्लास है, कोई हमें पैसा थोड़े देता है। देखिए मानसिकता, देखिए टीचर की मानसिकता क्या होती है। सोचते हैं यूट्यूब की क्लास है, कोई हमें पैसा थोड़े देता पढ़ाने का, ठीक है। अरे आपका मन किया वीडियो देखें, आपका मन किया नहीं देखें, हमें क्या गारंटी है कि आप में से कितने बच्चे पूरे वीडियोस को देखते हैं। लोग आते हैं, कोई 1 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 5 मिनट देखता है। मतलब आप कह सकते हैं धर्मशाला है, जिसकी जब इच्छा है तब जाए। अरे पैसा दिए रहते हैं, बैच परचेज किए रहते हैं तो पूरा देखते हैं। क्यों? आपने उसके लिए खर्च किया। जब आपने खर्च ही नहीं किया तो आप देखोगे नहीं पूरा, और जब आप पूरा नहीं देखते तो यूट्यूब के टीचर भी कहते हैं यार हमें यहाँ बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल बेहतरीन बनाने की कोई मतलब नहीं है। फिर स्टडी 91 क्यों देता है? स्टडी 91 को इससे कतई मतलब नहीं है कि आप हमारा वीडियो कितने मिनट देखते हैं, आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। हम एक अलग रूप से काम करते हैं, हमारी एक अलग मेंटलिटी है, हम एक अलग विचार पर काम करते हैं। हम अपने विचारों को समय के साथ बदलते नहीं हैं कि नहीं ये बच्चों को पसंद नहीं था आज से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं हमें नहीं करेंगे। बच्चों को नहीं पसंद है, अरे आपको क्या, आपको ये पसंद है कि टीचर आए और यहाँ पर डांस करे तो हम डांस करेंगे? हम डांस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात ये आती है कि हम क्या ऐसा दें जो बच्चों के लिए हितकारी हो, जो बच्चों के लिए नया हो, और हम वही शोध करते रहते हैं कि क्या हम नया ढूंढ लें हिंदी में जो अपने पास से बच्चों को देने चलेंगे, और तब वहां बच्चे याद करेंगे कि हाँ सर जो आपने कहा बड़ा गजब चीज हमें पढ़ा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से उत्तर पद की बात किया था उसी तरह से दोस्तों, सॉरी वहां तो उपमा की बात किया था, यहाँ अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिलता हमें पूर्व पद अवधारणा। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ हमें मिलता है
यहां हमें पूर्व पद के अवधारणा मिलती है, इसी तरह से उत्तर पद का अवधारणा भी मिलेगा। तो सवाल देता है, देखिए उत्तर तो आपका यही आएगा, उत्तर तो सीधा सीधा कर्मधारय को ही आना है, ठीक है, कुछ दूसरा उत्तर नहीं। जब हम चैप्टर यही पढ़ रहे हैं कर्मधारय, तो उत्तर कहां से बदल जाएगा, ठीक है। अब गुरुदेव का आप क्या करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा गुरुदेव का हो जाता है गुरु ही देव, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा गुरु ही देवता होता है। यहां उनके समानता की कोई बात नहीं थी, गुरु के समान देवता या देवता के समान गुरु नहीं, गुरु ही देव है यह कहा जाता है, या गुरु रूपी देव है, गुरु रूपी देव ये कहा जाता है दोस्तों, यहां और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे गुरुदेव। इसी तरह से धर्म सेतु का क्या हो जाता है, तो धर्म रूपी सेतु, ठीक है, क्या हो जाता है, धर्म रूपी सेतु, सेतु मतलब बांध, धर्म रूपी सेतु या बांध होता है, यहां भी हो जाता है। कर्म बंधन, याद रखेगा कर्म रूपी बंधन, कर्म रूपी, और देखिए पूर्व पद की बात किया इसलिए सेंटेंस हमेशा पूर्व पद से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कर्म रूपी बंधन, याद रखिएगा ये आ जाता है। इसी तरह से बुद्धि क्या हो जाता है दोस्तों, बुद्धि रूपी बल, क्या हो जाता है, बुद्धि रूपी बल। तो आपको ध्यान क्या देना दोस्तों, इन सभी में समास कौन सा दोस्तों, फिर से मैं बता दूं, इन सभी में कर्मधारय समास है। आज अभी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जब मैं पूरा आपको समास पढ़ा के समाप्त कर दूंगा, तब दोस्तों मैं आपके सामने क्विज लेकर आऊंगा, क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, और उस समय आपको एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा वाला सवाल क्या था, और तब मैं डिटेल में पूछूंगा। तब मैं नहीं पूछूंगा कि नहीं कर्मधारय है, तब आपको अंदर जाके भीतर जाके बताना पड़ेगा कि नहीं सर एक कर्मधारय में भी ये पूर्व पद अवधारणा का सवाल है, ये बताना पड़ेगा। उस लेवल पे मुझे आपको तैयार करना है, उसके नीचे नहीं हमको चाहिए। जैसे अगर हमने तत्पुरुष बताया ना कि बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास है, आप कहेंगे तत्पुरुष, हम कहेंगे गलत उत्तर है, हमें पूरा उत्तर चाहिए। अब पूरा उत्तर क्या है, पूरा उत्तर है अलुक तत्पुरुष समास। जब आप अलुक तत्पुरुष बताएंगे तब जो है मानेंगे कि आपने क्या किया, सही किया। जैसे हमने कहा सत्याग्रह, आपने कहा सत्य के लिए आग्रह, कहेंगे सर तत्पुरुष समास, मैं कहूंगा गलत है, हमें तत्पुरुष आपसे नहीं सुनना है। अगर आप स्टडी 91 पर पढ़े और स्टडी 91 आपको बहुत विस्तार से पढ़ा है तो आपको पता होगा सत्य के लिए आग्रह ये संप्रदान कारक चिन्ह के रूप में आता है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष है। पूरी बात हमें सुनना आपसे, आप आधी अधूरी बात बताएंगे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सवाल दिया नापसंद, मैंने आपको सवाल दिया नालायक, और पूछा कि बताइए नालायक में कौन सा समास है, आपने कहा तत्पुरुष समास हमें नहीं सुनना है, हमें आपसे नई तत्पुरुष सुनना था। हमें क्या करना था, तत्पुरुष का भेद होता है नई तत्पुरुष, क्या होता है नई तत्पुरुष। मैंने आपसे सवाल किया प्रतिबिंब में कौन सा समास है, प्रतिबिंब में, और प्रतिबिंब का मैंने बताया बिंब के बिंब का बिंब, ठीक है, छाया का जो छाया होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, और यहां प्रादि तत्पुरुष होता है। मुझे जब तक आप प्रादि तत्पुरुष नहीं बताएंगे तब तक मुझे आपसे एक बात नहीं सुननी है। जिस दिन मैं इस कर्मधारय का सवाल पूछूंगा ना, मुझे जानना रहेगा कि कहां पूर्व पद अवधारणा है, कहां पूर्व पद उपमा है, कहां उत्तर पद उपमा है। मैं इसलिए इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूं भाई, मैं शोध कर रहा हूं, मैं नई नई चीजें दे रहा हूं, तो उस पर आपको भी अटल रहना है, आपको भी वो चीजें सीखनी है, और तब दोस्तों सामने हमारे लेकर आना है कि हां सर मैंने आंसर ढूंढ लिया और हमको पता चल गया है। इसी तरह से उत्तर पद अवधारणा की बात आती है, सवाल देता है साधु समाज प्रयाग, थोड़ा लंबा है, याद रखेगा साधु समाज रूपी प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग ये इसे कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो प्रयाग है बहुत बड़ा स्थान है और ये साधुओं का स्थल माना जाता है, इसलिए दोस्तों ऐसा कहा गया। फिलहाल उत्तर पद की अवधारणा थी, इसलिए प्रयाग रूपी साधु समाज आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको पहले लग करके इस तरह से न बोल करके इसको इस तरह से बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि प्रयाग रूपी साधु समाज। प्रयाग में दोस्तों याद रखेगा साधु वचन वाले लोग रहते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, थोड़ी सी स्थिति यहाँ की खराब चल रही है, खैर अलग बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो यहां उत्तर पद अवधारणा की बात होती है। फिलहाल जवाब क्या है दोस्तों, तो जवाब है कर्मधारय समास, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा समास है तो जवाब क्या होगा, कर्मधारय समास जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कुछ सवाल मैं कराऊंगा आपको द्विगु समास से संबंधित, ठीक है, और बताऊंगा द्विगु समास कौन सा है। तो द्विगु समास में दोस्तों याद रखिएगा सिंपल सी बात है, पहला पद संख्यावाची। क्या होता है दोस्तों, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और क्या होता है दोस्तों, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद क्या हो जाता है, प्रधान होता है। यही दोस्तों इसकी पहचान है। अगर यही पहचान है तो आइए हम लोग ढूंढते हैं और करते हैं एक सवाल को। नवरात्रि नहीं होता, पहली बात नवरात्र होता है, तो याद रखिएगा नवरात्र का क्या हो जाता है, नवरात्रियों का समाहार। क्या हो जाता है दोस्तों, नवरात्रियों का समाहार। समाहार का मतलब समूह से होता है, समाहार का मतलब क्या है, समूह है, परेशान मत होइएगा, ये यही हो जाएगा, ठीक है। इसी
इसी तरह से सतसई का क्या हो जाता है, तो याद रखेंगे 700 का समाहार। जी हाँ दोस्तों, सतसई का क्या हो जाता है, 700 का समाहार। त्रिवेणी का क्या हो जाता है दोस्तों, त्रिवेणी का हो जाता है 3 वेड़ियों। वेड़ियों का तात्पर्य क्या दोस्तों, धाराओं से है। वेड़ियों का तात्पर्य किससे है, धाराओं से हो, तो 3 वेड़ियों यानी धाराओं का समाहार या समूह, वो क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिवेणी कहलाता है। ठीक है, सप्तर्षि किसे कहते हैं दोस्तों, तो 7 ऋषियों का समाहार, 7 ऋषियों का समूह, समाहार या समूह, 7 ऋषियों का समूह, ये कहलाता है दोस्तों सप्तर्षि। अष्टाध्यायी क्या किसे कहा जाता है दोस्तों, तो 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह या समाहार। इसी तरह से पंचामृत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो 5 अमृत का समूह या समाहार, यह क्या कहलाता है दोस्तों, समाहार। यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है द्विगु समास। इन सब में दोस्तों कौन सा समास है, तो याद रखेंगे इन सब में आता है द्विगु समास। क्यों, क्योंकि पहला पद क्या है दोस्तों, संख्यावाची है, और जहां जहां दोस्तों ये पहला पद संख्यावाची होता है, जवाब सीधे क्या होता है दोस्तों, जवाब सीधे होता है द्विगु समास। ठीक है, तो ये दोस्तों याद करने का बहुत आसान तरीका, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, द्विगु समास, द्विगु में हमेशा संख्यावाची ढूंढना है। और देखिए यहां पर 9 है, यहां पर सत 7 है, त्रिवेणी 3 है, सप्तर्षि 7 है, अष्टाध्यायी 8 है, पंचामृत 5 है। तो जहां कहीं भी दिखेगा हम समझ जाएंगे कि समास कौन सा है, वहां पर द्विगु समास आ रहा है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज में देखिए 4 है, त्रिपिटक में 3 है, अष्टधातु में 8 है, द्वय मातुर में 2 है, पंजाब में 5 है, चतुर्वेदी में 4 है। तो देखने मात्र से हमें पता चल गया कि इन सभी में क्या हो जाएगा, उत्तर आपका है आपका द्विगु समास। लेकिन फिर भी हम समझते हैं चतुर्भुज, दोस्तों याद रखिएगा चतुर्भुज कहा जाता है 4 भुजाओं का समाहार। ठीक है, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, या समाहार या समूह। वैसे 4, इसके लिए दोस्तों हम इसे विष्णु जी कहते हैं। ठीक है, और जब इसका तात्पर्य विष्णु आएगा ना, तब इसको आप बहुब्रीहि में लीजिएगा। लेकिन अगर हम इसको विष्णु में ना समझ रहे हैं और परीक्षा में ऑप्शन यहाँ विष्णु का नहीं दिया है, तो सीधे सीधे 4 भुजाओं का समाहार या समूह, यह चतुर्भुज कहलाता है, याद रखेंगे। त्रिपिटक याद रखेगा, त्रिपिटक 3 पिटकों का समूह, 3 पिटक का या पिटकों का समूह। ठीक है, त्रिपिटक आपने सुना होगा। ठीक है, इतिहास में। अष्टधातु याद रखेगा, सीधे सीधे दोस्तों 8 धातुओं का समूह, 8 धातुओं का समूह। ठीक है, इसी तरह से द्वयमातुर का क्या हो जाता है भैया, द्वयमातुर मतलब 2 माता। ठीक है, अब देखिए द्वयमातुर कहा जाता है जो जिसकी 2 माताएं हों। ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो 2 माता हैं जिसकी, यहां समूह मत करिएगा, यहां अलग हो जाएगा। ठीक है, द्वयमातुर। पंजाब में क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 आबों वाली भूमि, 5 आबों वाली भूमि, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पंजाब। और पंजाब को भी दोस्तों बहुब्रीहि में रखा जाता है। ये दोस्तों आब का मतलब क्या है, आब का मतलब होता है नदी, आब का मतलब क्या होता है, नदी। इसी तरह से चतुर्वेदी का क्या हो जाता है, तो 4 वेदों को जानने वाला, 4 वेदों को जानने वाला, ये क्या कहलाता है, चतुर्वेदी। जो 2 वेद को जानते हो द्विवेदी कहलाते हैं, जो 3 वेद को जानते हो त्रिवेदी कहलाते हैं, जो 4 वेद को जानते हैं वो चतुर्वेदी कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमने क्या बताया दोस्तों, इस आधार पे हमने ये डिसाइड किया कि यहां पर दोस्तों कौन सा समास है, तो इन सभी में द्विगु समास है। हमने क्या बताया आपको कि यहां पर कौन सा समास है, तो ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। फिर भी दोस्तों याद रखेंगे, फिर भी यहां पर ध्यान देना है क्या आपको, कि कुछ में बहुब्रीहि समास है, और मैंने समझाया था कि कभी द्विगु और बहुब्रीहि में कोई अगर भेद करना होगा, चुनना होगा, तो आप हमेशा बाप को चुनेंगे, और बाप हमेशा बहुब्रीहि होता है, तब चुनाव करिएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। ठीक है, यहां से दोस्तों अब मिक्स सवाल दे रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा जरा से। 55 दोस्तों कहा जाता है 50 और 5 को। ठीक है, 50 और 5 को क्या कहते हैं दोस्तों, 55 कहते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, ये बच्चे सोचते हैं कि नंबरिंग है, क्या सोचते हैं, नंबरिंग सोचते हैं, और कहते हैं द्विगु समास है। अब थोड़ा सा यहां पे मैं आपको झटका देना चाहूंगा, जो 55 शब्द लिखा है दोस्तों, ये द्विगु समास नहीं, ये द्वंद्व समास होता है। यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर द्वंद्व समास है। मतलब आप जिन बच्चों को ये लग रहा था ना कि सर ये तो चुटकी बजा के हम बता देंगे, तो आज का वीडियो जो सीरीज है, मैंने पहले ही कहा कि आज मैं बहुत अपसेट करने वाला हूं। जब मैं कर्मधारय जैसे चैप्टर में आपको जो है अपसेट कर दिया, तो आपको क्या लगा, द्विगु समास में मैं आपको नहीं परेशान करूंगा। परेशान तो करने आज आया हूं, और पूरा सोच के आया हूं परेशान करने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 55 शब्द मुझे पता है
आप इसको भी ले जाइए और बच्चों से पूछिए, जैसे बोला ना कि कागज पर लिख के ले जाइए और देखिए ऊंच नीच पूछिए कौन सा समास है, वो कहेगा द्वंद्व समास है, और आपको पता है वो कर्मधारय समास है, जो ऊंचा है जो नीचा है। क्या बात कर दिया बताइए। लेकिन यहां पर दोस्तों आप बात करेंगे, पूछिए उसे 55 में कौन सा समास है, कहेगा द्विगु समास है। सोचेगा संख्यावाची है, कहेगा द्विगु है, और सही उत्तर क्या है, द्विगु है ही नहीं। इसमें अगर इसमें आपने द्विगु कर दिया, अगर इसमें आपने द्विगु कर दिया तो याद रखेगा द्विगु आपने गलत कर दिया। सही क्या होगा दोस्तों, सही होगा द्वंद्व समास। सही क्या होगा, सही होगा द्वंद्व समास। इसी तरह से 12 लिख दिया तो 12 में क्या होता है दोस्तों, 10 और 2 क्या होता है, 10 और 2। ये 12 में भी कौन सा समास है दोस्तों, याद रखेंगे द्वंद्व समास है। कौन है, द्वंद्व समास है, ये करिएगा, द्विगु नहीं होगा। 20 30 क्या होता है दोस्तों, तो 20 से लेकर 30 तक, 20 से 30 तक, इसको क्या पढ़ा जाएगा, 20 से 30 तक, या फिर 20 या 30, 20 या 30, ये दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है। खैर जो भी पढ़ा जाए उत्तर पता क्या होगा, उत्तर तो दोस्तों द्वंद्व ही होगा। चाहे पढ़ा जैसे जाए, उत्तर क्या होगा दोस्तों, इन सभी में द्वंद्व ही समास होगा। 80 90 दे दिया दोस्तों, तो वही 80 से 90 लिख दिया आपने, 80 से 90 लिख दिया, या फिर इसका दूसरा वैरायटी लिख दिया 80 या 90। क्या लिख दिया दोस्तों, 80 या 90 लिख दिया। दोनों ही केस में दोस्तों यहां पर समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। याद रखेगा अगर द्विगु भी दिमाग में डाला तो तुरंत आपका जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सवाल देता है दोस्तों चार दीवारी। मैं बताऊं दोस्तों ये उर्दू शब्द है चार दीवारी, और इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखेगा चार दीवारों का समाहार। क्या होता है दोस्तों, चार दीवारों का समाहार ये होता दोस्तों। हाँ, अब जब समाहार की बात किया है तब हम क्या करेंगे, यहां पर हम द्विगु समास करेंगे। जब ये समाहार की बात किया तब, अभी तक नहीं कर रहा था तो हमने क्या किया, हमने अलग कर लिया। ठीक है, चार दीवारी। वैसे दोस्तों एक बात और बता दूं, इस चार दीवारी में दोस्तों अंडरस्टूड होता है, ठीक है, नहीं ठीक है, चार दीवारी ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, इसी तरह से चार दीवारी के संदर्भ में दोस्तों यहां द्विगु भी लिया जाता है, द्वंद्व मत करिएगा। 100 200, तो याद रखेगा 100 से 200, 100 से 200, 100 से 200 तक, 200 तक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे यहां पर भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, खाली यहां पर चार दीवारी को अलग करके बाकी सबको दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यह द्वंद्व समास है, यह द्विगु समास नहीं है। तो जल्दीबाजी में कोई उत्तर गलत नहीं करना है। चलें और थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए, देंगे टेस्ट पक्का। आइए देखते हैं, चतुर्भुज लिखा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज तो हम जानते हैं दोस्तों, याद रखेगा चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह। और याद रखेगा चार भुजाओं का समूह ये दो है, या तो दोस्तों यहां द्विगु समास होगा, या तो दोस्तों यहां बहुब्रीहि समास होगा, ये दोनों होगा। इसलिए आप यहां भी चूज करिए, यहां भी चूज करिए। बेहतर में क्या चूज करेंगे, बहुब्रीहि चूज करेगा। इसी तरह से दशानन, तो याद रखेगा 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। इस सवाल में भी दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल में भी वही इसके दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से रूप दोस्तों, तो एक तरफ कह रहा है कि द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि संख्यावाची है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीसरा पद प्रधान है, इसलिए आप ये करिएगा। चतुर्मुख में दोस्तों क्या हो जाता है, सुनिएगा, चतुर्मुख में क्या हो जाता है, तो याद रखेगा चार मुखों वाला, या चार हैं मुख जिसके, चार हैं मुख जिसके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी दोस्तों पुनः इसे दो भागों में बांटिएगा। पुनः क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां द्विगु समास भी हो जाएगा और यहां बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि भी हो जाएगा। आप किसको वरीयता देंगे, आप बहुब्रीहि को वरीयता देंगे। त्रिलोचन दोस्तों किसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, क्यों देंगे वरीयता, ये तो हम बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, यहां पर बहुब्रीहि को इसलिए वरीयता देंगे क्योंकि ये विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चतुर्भुज किसको कहा जाता है, विष्णु को कहा जाता है। चतुर्मुख, दशानन लिखा है ना, दशानन किसे कहा जाता है दोस्तों, रावण को कहा जाता है। चतुर्मुख लिखा है ना, याद रखेगा किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। तो तीसरे पद का जो बोध हो रहा है वो तीसरा पद यही है। इसी प्रकार से दोस्तों त्रिलोचन में क्या करेंगे, तो याद रखेगा तीन है लोचन। लोचन मतलब क्या होता है, आंख। लोचन का मतलब क्या है, आंख। तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके। ठीक है, अब यहां भी क्या करेंगे दोस्तों, यहां भी वही करेंगे कि एक तरफ दोस्तों द्विगु करेंगे क्योंकि संख्यावाची है पहला पद, तो इसको एक दीजिए। और दूसरे तरफ अगर आपने बहुब्रीहि करने को ठाना तो ठीक है, बहुब्रीहि कर लीजिए। लेकिन दोस्तों फिर क्या हो जाएगा, तीन है लोचन जिसके, और ये किसे कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह त्र्यंबक हो जाता है दोस्तों, तो तीन है अंबक जिसके, क्या हो जाता है, तीन है अंबक। अंबक किसे कहा जाता है
दोस्तों, आंख को कहा जाता है। ठीक है, तो 3 है अंबक जिसके। अब पुनः यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, पुनः आपके सामने क्या हो जाएगा, या तो द्विगु समास हो जाएगा तो सिंगल दीजिएगा। अगर आप इसको बहुब्रीहि मानते हैं, बहुब्रीहि मानते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुब्रीहि मानिए। लेकिन कब, जब इसका बोध किससे हो, शिव जी से हो, क्योंकि 3 आंखें दोस्तों ये भगवान शिव के पास ही हैं। इसी तरह से पंच सर देता है। ठीक है, तो याद रखेगा 5 हैं सर जिसके। सर मतलब क्या होता है, सर कहा जाता है बाण को, जो 5 बाण ठीक है चलाता है उसे। तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ द्विगु भी कर सकते हैं और इस आधार पर बहुब्रीहि भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुब्रीहि करेंगे तो बताना पड़ेगा कि किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कामदेव को कहा जाता है। कामदेव दोस्तों 5 बाण चलाते थे, इसलिए उन्हें पंचसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचसर। तो जब इस तरह का सवाल देता है ना, तो आपने क्या देखा दोस्तों, आपने यहां पर देखा कि सर बवाल इतना था कि हमें समझना था कि एक ही सवाल में द्विगु भी उत्तर बन रहा है और उसी सवाल में कौन सा उत्तर बन रहा है दोस्तों, बहुब्रीहि भी उत्तर बन रहा है। ऐसे में नितिन सर ने हमें यह सिखाया कि दोनों में से हम किसे वरीयता देंगे, तो इसको 1 करिएगा, इस पे डबल टिक करिएगा, मतलब वरीयता किसको देनी है आपको, बहुब्रीहि के। अगर आपके परीक्षा में ऑप्शन दिया है तो वरीयता किसे देंगे, बहुब्रीहि को। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तब वरीयता किसे देंगे, द्विगु को देंगे। तो एक ही सवाल में ऐसे अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल मैं लेकर आया और हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी यहां थोड़ा सा फेल हुआ हो, कोई बात नहीं, आपके बेहतर भविष्य के लिए ही कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अपने स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से भी मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है। जो बच्चे हिंदी पसंद करते हैं, वैसे ज्यादातर बच्चे ही जानते हैं कि नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं, और अगर आप ये जानते हैं दोस्तों, तो एक बात और बता दूं, मेरी शुरुआत यूट्यूब पर हिस्ट्री से हुई है। लोग शुरुआत में हमें हिस्ट्री का टीचर जानते थे, और मैं आपसे वादा करता हूं एक बार आप हमारे हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखिए ना, सारा जीएस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा सर कि एक बार वीडियोस को पढ़ करके या एक विषय को एक बार पढ़ करके भारत का कोई भी एग्जाम दिया जा सकता है, कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम दिया जा सकता है, ये आप देख लो। ठीक है, तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और लगे रहिए, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।